हेलो कनाडा वीजा एप्लीकेंट्स, आपको जान के झटका लगेगा। शॉकिंग न्यूज़ है कि कनाडा में रिफ्यूजल रेट बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव ट्रेंड है वीजा एप्लीकेशंस का। तो गाइस इस टाइम पे इवन एज पर कैनेडियन मीडिया सोर्सेज जो कनाडा में जो एप्लीकेशंस है ना, हाई रिस्क कंट्री से 61% इंक्रीज हो गया उनका रिफ्यूजल रेट। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट कर रहा है एप्लीकेंट्स को, फाइनेंशियली हर्ट कर रहा है, उनके ख्वाब टूट रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। जो वेट करते हैं कब वीजा आएगा, कब वो लैंड करेंगे। सो गाइस इस चीज के ऊपर मैंने सोचा वीडियो बनाए, क्योंकि वीजा आया इसके ऊपर तो बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन वीजा का रिफ्यूजल आता है तो क्या करना चाहिए। या आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आपका वीक प्रोफाइल है चाहे स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। वीक प्रोफाइल को तो मैं सजेस्ट करूंगी वीडियो को अंत तक देखना और इन सभी चीजों को फॉलो जरूर करना जो मैं सजेशंस देने जा रही हूँ। आप चाहे स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे विजिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग भी है ना, तब भी आपको प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है ताकि रिफ्यूज़ल ना आए। अगर अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ल आ भी जाता है तो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वीडियो होने जा रही है हर कैटेगरी के वीज़ा एप्लीकेंट के लिए इम्पॉर्टेंट। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए अंत तक जरूर देखना। इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने जा रही हूँ। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, कृपया करके इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। अच्छी इन्फॉर्मेशन लगती है तो इसको कृपया करके शेयर जरूर किया करो, बहुत सारे लोगों का भला हो जाता है। अगर यही इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो। गाइस अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, चाहे फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड टाइम अप्लाई कर रहे हैं, फ्रेश केस है, रिफ्यूज केस है, कुछ जनरल चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपके फॉर्म्स कंप्लीट होने चाहिए, उनको प्रॉपर वे में वैलिडेट कीजिए, उनको क्रॉस चेक भी ज़रूर कीजिए, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन गलत ना हो, क्योंकि आपसे फैमिली की इंफॉर्मेशन मांगी जाती है या आपसे आपके ऑक्यूपेशन की इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, कुछ ना कुछ आपसे मांगा जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर देते हो, वो भी आपके वीज़ा को रिफ्यूज़ल की तरफ लेके जा सकती है। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो ना, वो क्लियर होने चाहिए और उनके साइज का भी ध्यान रखना और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करने हैं। ये नहीं एक डॉक्यूमेंट कहीं लगा दिया, दूसरा कहीं लगा दिया, एक अभी 2024 का लगाया फिर 2023 का लगा दिया। तो इस तरीके की चीज़ें मत कीजिए। पहले फाइल मतलब क्रेजी मत होइए कि मेरी अभी फाइल लग जाए, कोई बात नहीं, एक दिन ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज होने चाहिए। और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं, जो भी आपका प्रोफाइल है, जो आपका केस है, उसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कीजिए। उसको बोलते हैं लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनसाइड कनाडा है ना, तो आपको एक सजेशन दूंगी, आप ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि जो भी आपके प्रीवियस वीज़ा की डेडलाइन है, उसकी एक्सपायरी होने जा रही है, उससे जो भी आपका वीज़ा कैटेगरी है वो वेरी करेगा। 30 गेज है, 60 गेज है, 90 गेज है, 180 गेज है, उससे पहले अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि कई कैटेगरीज में आप 6 महीने ऑन एन एवरेज वीज़ा एक्सपायरी से पहले अप्लाई कर सकते हैं। तो वो वेरी करेगा आपका कौन सा वीज़ा है। सो गाइस इन सभी चीज़ों का सबने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं या आप अपना एक वीज़ा से दूसरा वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि सपोज अगर आप स्टडी वीज़ा में अप्लाई कर रहे हैं, तो एक चीज़ आपको बताऊं, ऑफशोर अप्लाई कर रहे हैं, पहले जो 14 कंट्रीज थी जहां एसडीएस चल रहा है, उनको एक कदम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब फंड्स को भी प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना है। अब पहले वाला बात नहीं है कि जीआईसी डाला और फंड्स की कुछ एक्सप्लेनेशन की बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, आईटीआर लगाया ठीक है, नहीं लगाया तब भी ठीक है। लेकिन इस टाइम पे आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपने एप्लीकेशन लगानी है, जीआईसी पे कर दी है, इट्स ओके, लेकिन फंड्स को एक्सप्लेन जरूर कीजिए। आपका स्पॉन्सर कौन है, आपके स्पॉन्सर की इनकम क्या है, जो आप फंड्स दिखा रहे हो लिविंग एक्सपेंस के लिए, उसका सोर्स कहाँ क्या है, आपके स्पॉन्सर का नेटवर्थ क्या है। कहीं ना कहीं नेटवर्थ से नेक्स्ट ईयर का ट्यूशन फी या उसका लिविंग एक्सपेंस शो हो जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। गाइस ये तो रही स्पॉन्सर की बात। इसी के साथ आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके अकेडमिक्स अगर वीक है तो अपना प्रोग्राम ही वैसा चूज कीजिए जो आपके अकेडमिक्स के साथ फिट करता हो। जैसे मैथ्स में आपके मार्क्स कम है, आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है, तो कोई भी बहुत ज्यादा टेक्निकल आईटी का डिप्लोमा लेने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं वहां पर भी रिफ्यूजल देखा गया है, तो इसीलिए आपको बोल रही हूँ। ये तो चलो अकेडमिक्स आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार पेपर दिया या दोबारा आप सारे पेपर दोगे, ऐसी चीज ही होती है।
लेकिन बार-बार आप मतलब अगर कहें ना कि एकेडमिक्स हम अपने दोबारा अपीयर कर लें, तो दोबारा अगर अपीयर करते हैं तो आपको 1 साल लगता है, वेट करना पड़ता है, दोबारा प्लस 2 करनी पड़ती है। ग्रेजुएशन में कहीं पे कोई कमी है, बैकलॉग है, तो आप कितनी बार बैकलॉग में अपीयर करते हो वो भी काउंट होता है। कुछ कॉलेजेस 2 से 3 एक्सेप्ट करते हैं, कुछ ज़्यादा एक्सेप्ट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स हों वो भी एक्सेप्ट नहीं होते। तो ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिए जब आप पढ़ रहे हैं ना तो इतना अच्छा पढ़ें कि आपके एकेडमिक्स वीक ना ही हो, क्योंकि ये आपकी मैं बोलती हूँ लाइफलाइन है, जन्म पत्री है, इसमें जो रेखा बन गई ना वो बदलती नहीं है। तो ये कॉमन सी चीज़ है। लेकिन बदल क्या सकते हैं आपका लैंग्वेज स्कोर। इन केस अगर आपने पीटी का एग्जाम दिया है, आपके 54 55 है, तो मेरा सजेशन आप 60 प्लस लें। 60 से ज़्यादा कोशिश कीजिए, ईच में 60 से ज़्यादा लीजिए, तब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन डालिए। अगर आप आइल्स कर रहे हैं तो आइल्स में ऑब्वियसली 6 ईच से कम पे फाइल मत लगाइए, ये भी रिफ्यूजल का कारण हो सकता है। गाइस अब बात करते हैं पीजीडब्ल्यूपी वालों की। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्टडी खत्म हो गया या खत्म होने जा रहा है, तो उन्होंने अप्लाई करना है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। इसके लिए आप पहले ही प्लान कर लीजिए, अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पहले ही अप्लाई कर लेना है। जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है प्रोग्राम, तो आपको मिलता है कोर्स कंप्लीशन लेटर। उसके साथ बाकी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे द्वारा अप्लाई करना चाहते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस इसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका स्टडी परमिट का टाइम खत्म होएगा तब अप्लाई करेंगे। हाँ, आपका जैसे कोर्स कंप्लीशन लेटर आया साथ में अप्लाई कर लीजिए, जल्दी ही आपका वर्क ऑथराइजेशन लेटर आ जाएगा, आप काम करने के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। मीनवाइल आप अनऑथराइज्ड वर्क मत कीजिए, और जब आप अप्लाई करते हैं ना, आप अपने प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, क्या आपका प्रोग्राम आपको एलिजिबल करता है। जो पहले एनरोल थे उनके लिए तो नहीं है, लेकिन जो आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उन पे ये कंडीशन लागू होएगी। स्पेसिफिक प्रोग्राम्स वालों को ही पीजीडब्ल्यूपी मिलना है, हर एक को नहीं मिलना, तो ये ज़रूर ध्यान में रखिए। स्पाउस ओपन वर्क परमिट की बात करूँ तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इसमें अप्लाई कर भी रहे हैं, और इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, आपका रिलेशनशिप प्रूफ वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके लिए जितने भी आप डॉक्यूमेंट सपोर्टिव लगा सकते हैं ज़रूर लगाइए। वो चाहे आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, आपके मैरिज के प्रूफ है, या आपकी मैरिज के बाद आपने जो इकट्ठे टाइम बिताया है, चाहे आप घूमने कहीं पे गए हैं, कोई बिल इकट्ठे पे किया है जो आपके जॉइंट अकाउंट से गया है, आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट हो सकती है, या कोई भी ऐसी गिफ्ट आइटम आपने ली एक दूसरे के लिए, तो इन सभी के प्रूफ मैंने एक एग्जांपल्स दिए हैं कुछ आपको, तो इन सभी के प्रूफ आप दिखा सकते हैं। इसी के साथ गाइस आपके स्पाउस का ऑक्यूपेशन क्या है वो मैटर करता है। यहाँ पर पहले जैसी बात नहीं है कि हर बंदे के स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिल जाए। 4-5 वालों के लिए नहीं है, 2-3 वालों के लिए कंडीशंस के साथ है। तो ये क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना कि अगर आपका स्पाउस जो मेन एप्लीकेंट कनाडा में है, टियर 2 और टियर 3 में काम कर रहा है, तो क्या उसका ऑक्यूपेशन स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए उसके स्पाउस को एलिजिबल करता है कि नहीं। बाकी 0 और 1 के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखनी है। जो लोग पीआर के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो उनको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे में ध्यान में रखने हैं। सो गाइस सबसे पहले काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन हाइड करते हैं या फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उस केस में आईआरसीसी आपके वीज़ा के ऊपर नेगेटिव डिसीजन ले सकती है। तो इससे बचें। तो इसमें आपने क्या करना है, सपोज आई विल गिव यू एग्जांपल, काफ़ी लोग मैरिड होते हैं लेकिन वो अपने पॉइंट्स लेने के चक्कर में अपने स्पाउस को या तो डिक्लेयर नहीं करते हैं, या वो कह देते हैं कि स्पाउस नहीं साथ में जाएगा, वो अकेले कनाडा में पीआर लेके जाएँगे अगर वो ऑफशोर अप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में आपके जो प्रोफाइल के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो जाता है। ध्यान रखिए ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। तो ये नहीं पॉइंट्स लेने के चक्कर में कि सीआरएस स्कोर बढ़ जाए तो अभी हम ऐसा कर ले, बाद में स्पाउस को बुलाएँगे। तो बाद में भी आपके प्रोफाइल के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो सकता है। और सीआरएस स्कोर जितने हैं उनको वैसे ही शो कीजिए जैसे बनते हैं, और उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए विद प्रॉपर एफर्ट्स। जैसे आप फ्रेंच का एग्जाम दे सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी इनसाइड कनाडा आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है, आप फॉरेन एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, आप उसको गेन कर सकते हैं, उसके बड़े पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको यूज करके आप अपने प्रोफाइल के जो अपडेट भी कर सकते हैं प्रोफाइल को, उसके सीआरएस स्कोर भी बढ़ा सकते हैं। तो डेफिनेटली वीजा डिसीजन आपकी फेवर में जा सकता है।
सो गाइज अब मैं बात करने जा रही हूँ उन लोगों की जो ऑलरेडी रिफ्यूज हैं। बहुत दुख होता है, काफ़ी लोग रिफ्यूज़ल ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो जाते हैं। इस टाइम पे उनका लाइक इमोशनल डिस्टर्बेंस तो होती है उनको, फाइनेंशियली भी वो कहीं न कहीं लॉस बेयर करते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है। सो गाइज इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? 3 स्टेप्स डिस्कस करूँगी। सबसे पहले अगर आपको पता है आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, कहीं न कहीं वीज़ा ऑफिसर ने प्रॉपर वे में उसको गो थ्रू नहीं किया, तो आप रिकंसिडर डाल सकते हैं। फ्री है, वेब फॉर्म रेज़ करना है, आप उनको बोल सकते हैं। लेकिन फ़ायदा तो ये है कि फ्री है, लेकिन नुकसान ये है वीज़ा डिसीज़न या उसके ऊपर कब डिसीज़न आएगा नहीं पता, और क्या डिसीज़न आएगा वो भी अनसर्टेनिटी रहती है। दूसरा है रीअप्लाई करना। गाइस जितने लोगों का रिफ्यूज़ल आया ना, मैं कभी नहीं बोलूँगी कि जैसे रिफ्यूज़ल आया एक बार और अप्लाई कर दो। वो ज़माना अलग था, इस टाइम पे ये चीज़ मैं तो नहीं सजेस्ट करती। मेरा सजेशन है कि अगर आपको लगता है आपका रिफ्यूज़ल आया है किसी कारण से, वो तो ओके है, लेकिन आईआरसीसी के या आपके वीज़ा ऑफिसर ने रिफ्यूज़ल क्यों दिया, वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए होते हैं जीसीएमएस नोट्स या केप नोट्स बोला जाता है। केप नोट्स ऑन एन एवरेज 4 वीक्स के टाइम में आ जाते हैं, उसके चार्जेस भी बड़े नॉमिनल होते हैं, तो आप केप नोट्स अप्लाई कीजिए। उसमें ये काफ़ी लंबा नोट होता है, काफ़ी पेजेस का नोट होता है, लास्ट 2-3 पेजेस में ना उसमें जो देखा जाए उसको गो थ्रू करते हैं ना, तो वीज़ा ऑफिसर ने सारा रीज़न दिया होता है। तो वहीं से आपको पता चलता है कि आपके प्रोफाइल में क्या कमी है। वो आप प्रोफाइल प्रॉपर वे में जो कमी है ना, उसको ठीक कीजिए, उसको पूरा कीजिए, फिर अप्लाई कीजिए। ये नहीं कि एक बार आ गया रिफ्यूज़ल आ गया चलो दोबारा एम्बेसी फीस लगनी है, 8-10 हज़ार का खर्चा कोई बात नहीं दोबारा लगा देते हैं। तो मतलब ये नहीं कि आपने 150 या $100 जो भी आपका वीज़ा कैटेगरी है जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसका जो फीस है, बस उसके चक्कर में आप दोबारा अप्लाई कर दें। तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपने प्रॉपर वे में उसको स्टडी करना है, फिर अप्लाई करना है। विज़िटर वाले भी, स्टडी वीज़ा वाले भी, वर्क परमिट वाले भी, सबको ये ध्यान में रखना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके प्रोफाइल में जुडिशियल रिव्यू की ज़रूरत है, तो ये काफ़ी महँगा पड़ सकता है। क्योंकि जो मैंने रीअप्लाई की बात की उसमें तो आपको एम्बेसी फीस पे करनी है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू के लिए आपको लॉयर की फीस भी पे करनी है, जो आपके चार्जेस हैं आप फीस गवर्नमेंट को देते हो, वो भी पे करनी है। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, जो आपको थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स में पड़ सकता है। लेकिन अगर वीज़ा डिसीज़न आ जाए तो डेफिनिटली खुशी की बात है, लेकिन अगर नहीं आए तो आपको ये पहले ही कंसीडर करना है कि आपका कितना लॉस हो सकता है। सो गाइस ये तो रही इंपॉर्टेंट अपडेट। होपफुली मैंने सारे क्लैरिटी दे दी है कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो रिफ्यूज़ल से कैसे बचा जाए, और अगर ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं या आपका रिफ्यूज़ल आ चुका है किसी कारणवश, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो ये तो रही आज की इंपॉर्टेंट अपडेट। अगली किसी और इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो लेके आऊंगी। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना।